हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी क्यों इम्पोर्टेंट है राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज़ में। मतलब कि जब हम शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे तो उसके लिए हमारी वोकेबलरी को का होना कितना आवश्यक है, क्यों ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस है इसकी। और लेटर्स में कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इनरिच कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी को बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड लेटर। छोटे बच्चों में या फिर 9th तक जितने भी बच्चे होते हैं उनमें ये क्वालिटी इनबिल्ट करना कि तुम स्टोरी लिखो, उससे तुम्हारी वोकेबलरी इनरिच होगी। और साथ ही साथ उनको लेटर्स लिखवाना, इनफॉर्मल लेटर होते हैं और दूसरे लेटर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वोकेबलरी है क्या। तो वोकेबलरी होती है जो कि हम वर्ड्स सीखते हैं, ठीक है। वोकेबलरी रूट वर्ड्स होते हैं जिसके साथ सफिक्स और प्रीफिक्स लगते हैं। अब इसमें ये बताया है कि वोकेबलरी की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है हमें, ठीक है, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है हमारी वोकेबलरी। बिना वोकेबलरी के कोई भी भाषा में आ नहीं सकती, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनने के लिए। कोई भी भाषा हो सकती है, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी हो गई, तो हमें उसके लिए वोकेबलरी, उनके वर्ड्स आना ज़रूरी होता है। तो ये एक एक व्यक्ति जो, अगर व्यक्ति को आती है, मान लो कि वोकेबलरी उसकी अच्छी है, तो वो बोल सकता है उस भाषा को, वो लिख सकता है और सुन भी सकता है, समझ भी आ सकता है उसको, और वो रीड भी कर पाएगा उसके रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होंगे। तो लर्नर जो है, वोकेबलरी अगर आपको नहीं आती है तो आप कोई भी भाषा नहीं सीख पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वोकेबलरी कहते हैं कि भाई बिना वोकेबलरी के लर्नर कैन नॉट बी एक्सप्रेस आइडियाज़, अपने कोई भी आइडियाज़, उसके जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, कोई भी इजीली कोई भाषा को डिक्टेट करना है, कुछ बताना है, अंडरस्टैंड करना है मैसेज को, जो स्पीकर है उसकी भाषा को समझना है, तो उसकी वोकेबलरी उसको आना चाहिए। तो यही है इसमें। और इसमें बहुत सारी बातें की, सेम ही बातें होंगी कि भाई वोकेबलरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, प्रोफिशिएंट बनने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। एक्सटेंसिव वोकेबलरी आपको, मतलब आपकी एक्सटेंसिव वोकेबलरी होनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, हमने कोई भी सेंटेंस निर्माण करना है तो उसके लिए भी हमें वोकेबलरी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हम कैसे हमें स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन में कोई भी हमें काम करना है तो उसमें भी वोकेबलरी का यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट हमें समझना है, कम्युनिकेट करना है किसी से, अपनी बात को रखना है किसी के सामने, तो सारी की सारी इम्पॉर्टेंस यही है कि वोकेबलरी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। इसमें ये भी है कि इनरिच कम्युनिकेशन स्किल्स, यही मैंने लिखे हैं शॉर्टकट्स कि कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी और नीड समहाउ सेम ही होते हैं, बट हम फिर भी नीड को देख लेते हैं कि नीड क्या है हमें वोकेबलरी को इनरिच करने की, उसको बढ़ाने की। तो क्योंकि जो नॉलेज होता है, वोकेबलरी जो वर्ड्स हमने सीखे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उससे, जो भी हमने सुना है, किसी की भाषा हमने सुनी है, अगर हमें वो भाषा आती होगी या फिर वो वर्ड्स हमें आते होंगे तो हम किसी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से, हम अच्छे से उस भाषा को बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, रीड कर पाएंगे। कोई भी भाषा पे अगर आपको मास्टरी करनी है ना, तो आपकी वोकेबलरी उसमें बेस्ट होनी चाहिए। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी तो हम अच्छा बोल पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे, एक्टिवली लिसन कर पाएंगे, कोई भी वर्ड को रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश की बात ही कर रहे हैं, हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बस आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप जैसे कि बहुत सारी साइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं। लर्नर लर्न्स द वोकेबलरी। द लैक ऑफ वोकेबलरी क्या होती है कि जो हमारी 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है ना, जिससे हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमें वर्ड्स पता ही नहीं होंगे तो हम उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उसको रीड कर पाएंगे इजीली। उसका प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता होगा, हम कुछ भी ऊट पटांग बोलेंगे, है ना। हम लिख नहीं पाएंगे, लिखना तो दूर की बात है, पहले तो सुन ही लें तो वो ही बहुत होता है ना। तो इस तरह से डिलिबरेट स्ट्रक्चर अप्रोच नीड्स टू टेकन
इसीलिए बोला जाता है कि भाई वोकेबलरी सीखने के लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में हमें उसको सीखना चाहिए वोकेबलरी को इनरिच करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम एज अ टीचर हम वोकेबलरी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम बहुत सारे तिकड़म लगा सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फिर बच्चे को पिक्चर के थ्रू वोकेबलरी सिखाई जाती है। तो ये बेसिक था, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी थी हमें कि किस तरह से ये वही है, सेम ही है कि कैसे हम वोकेबलरी को इनरिच कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी लैंग्वेज को सीखना है, उसको कम्प्रीहेंड करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, वोकेबलरी को पढ़ना होता है, उसको लिख के याद करना, उसको पिक्चरली या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके थ्रू हम वोकेबलरी को अपना इनरिच कर सकते हैं। तो वोकेबलरी जो होती है हम उससे उसकी हेल्प की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, बहुत ही कम शब्दों में हम कह सकते हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटेटिव आवर सेल्फ वी कांट, कोई भी कंप्रीहेंशन करनी हो, है ना, कोई भी पैसेज लिखा है आपके सामने, आपको वोकेबलरी आती है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप उसके जो वोकेबलरी की अगर आपकी इनरिच होगी तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आपकी जो डेली कॉन्वर्जेसन है वो अच्छे से हो पाएगी। वोकेबलरी नहीं होती है तो आसानी से हम जो रोज़मर्रा के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी नहीं बोल पाते। तो ये होती है वोकेबलरी की नीड और इम्पॉर्टेंस, है ना, थोड़ा थोड़ा है इसमें। तो अगर हम शॉर्टकट देखें तो हमने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि वो बेटर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ अपने आइडियाज़, है ना, टू इन्हेंस वोकेबलरी क्या करें, हम लिंग्विस्टिक स्किल पे ध्यान दें। वोकेबलरी हमारी इनरिच होगी तो हम लिंग्विस्टिक स्किल हमारी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। एक्सटेंसिव वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान दें, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे आती है, दो प्रकार के होती हैं वोकेबलरी, ठीक है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। पैसिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, जो यूज़ कम होगी। एक्टिव जो होगी वो रोज़मर्रा की एवरीडे लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम उसको एक्टिव वोकेबलरी कह देते हैं। ये तो बेसिक है। देखो जैसे कि जो एक्चुअली एवरीडे लाइफ में हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं उसको हम एक्टिव वोकेबलरी कह देते हैं, और जो ओकेजनली यूज़ होती है, मतलब कि जो रिटन में ज़्यादा होती है, ओरल कंटेंट में कम होती है, मतलब कि हम ओरली उसको ज़्यादा नहीं बोलते, हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, उसको हम पैसिव कह देते हैं। बाय वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वेल, अगर हम अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। और कम्युनिकेट करने वोकेबलरी अगर हमारी इनरिच होगी तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, और इससे हमारा जो है फंक्शनल अप्रोच, मतलब कि जो फंक्शन भाषा का जो फंक्शन है, फंक्शन पार्ट है, उसमें हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। बच्चे को अच्छे से अगर अच्छे से हमें उसकी जो प्रोग्रेस करनी है, फंक्शनल नीड्स पूरी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वोकेबलरी इनरिच करनी पड़ेगी, उसको बहुत सारे आइडियाज़ देने पड़ेंगे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी सो दैट कि वो अपनी वोकेबलरी को इनरिच करे। तो ये थे हमारे बेसिक आइडियाज़ कि हम किस तरह से वोकेबलरी को इनरिच, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी वोकेबलरी। ठीक है, तो ये इसकी सिर्फ इम्पॉर्टेंस पढ़ी हमने कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंस और नीड जस्ट एक क्विक आइडिया है कि भाई व्हाट इज़ द वोकेबलरी, ठीक है, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमारा टॉपिक, रियल टॉपिक हमारा आ गया है कि भाई शॉर्ट स्टोरी क्यों सूटेबल टूल है वोकेबलरी सीखने के लिए। तो मतलब यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूँ कि मतलब कि एक शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। शॉर्ट स्टोरी एक लाइक प्रोज ही होती है, पर वो थोड़े वर्ड्स में होती है। ठीक है, नॉवल जो हो गया वो बहुत ज़्यादा वर्ड कंटेंट होता है। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि थोड़े थोड़े ही टाइम में हमारी कंप्लीट हो जाती है। और शॉर्ट स्टोरी कैसे सूटेबल है बच्चे के
बच्चे को वोकेबलरी को इनरिच करने के लिए। तो देखो वोकेबलरी ऐसे वर्ड तो एक एक करके तो बच्चे सीखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक स्टोरी लाइन देंगे उनको कि भाई स्टोरी बनाओ, इमेजिनेशन उनकी जागृत करो, क्रिएटिविटी दो उनको, है ना, कुछ प्रॉम्प्ट्स दो, सो दैट कि वो स्टोरी बनाते बनाते वोकेबलरी के वर्ड्स ढूंढें, है ना, और वो उसमें ऐड ऑन करें। तो ये टीचर का रोल हो जाता है भाई यहाँ पे बेसिक। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि भाई हाउ वोकेबलरी कैन इनरिच बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी की हेल्प की से हम कैसे अपनी वोकेबलरी इनरिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई इंटरेस्टिंग, हमने अभी बात की कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करें क्लास के अंदर, सो दैट कि बच्चे को वोकेबलरी आए, उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स इम्प्रूव हों। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी बच्चे को, बहुत सारे मेथड्स अपनाते हुए टीचर क्या करेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएगा, ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेगा सो दैट कि बच्चे की जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ हो, है ना कि एक तरीके का बच्चा सिर्फ रट ही रहा है कोई वर्ड्स को, वो एक इंटरेस्ट वे क्रिएट करे उसको लर्न करने का। शॉर्ट स्टोरी एक अच्छा ज़रिया हो सकता है किसी भी वोकेबलरी को इनरिच करने का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई पहला स्टेप हो सकता है कि तरीका कि कैसे हम शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से वोकेबलरी इनरिच कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बताया गया है कि डिविएट एंड फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री नेसेसिटी वेरी लॉन्ग टाइम टू ग्रैस्प। मतलब कि पहला काम आप ऐसा करिए कि कोई भी पोएम है, ठीक है, उसमें से जो भी फिगरेटिव हैं, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच उसमें क्या यूज़ हुई है, लिटरेरी वर्क क्या हुआ उस पर यूज़ हुआ है, उसको हटा कर हम क्या करें, बच्चे को वर्ड्स की जानकारी दें कि ये वर्ड का मीनिंग ये है ना। सेकंड इसमें बताया गया है कि नोवेल बच्चे को ये टास्क दिया जाना चाहिए क्लास के अंदर कि भाई नोवेल पढ़ो, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है, ये एक दिन में ख़त्म तो होने नहीं वाला। तो उनको एक टास्क दो कि भाई आप कैसे इसको कंप्लीट करोगे, है ना। तो जब वो पढ़ेंगे नोवेल को तो भी क्या होगा कि उनकी वोकेबलरी इन्हेंस होगी। और बोल रहा है कि ड्रामा क्लासेस लो। ड्रामा क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, है ना, जिसमें बच्चों को परफॉर्म करना होता है, क्लास में यूज़ करो। और कहते हैं कि भाई जो ड्रामा अगर नाटक क्लास के अंदर किया तो इट टेक्स टाइम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्ट एंड प्ले इन क्राउडेड क्लासेस। तो इतने ज़्यादा समय तो होता नहीं है कि 40 बच्चों में ड्रामा अगर ऑर्गेनाइज करवाया गया तो इससे बहुत हरदम पता नहीं क्या ही हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होता है एक तरीके का। तो ये एक अच्छा ज़रिया हो सकता है कि जब ड्रामा हो रहा होता है जिसमें बच्चे डायलॉग्स डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें भी उनकी वोकेबलरी इनरिच होती है। ये तो बेसिक आइडिया है, ठीक है। और ये जो पोए हैं जो भी हैं इन्होंने बताया है कि भाई शॉर्ट स्टोरी इन्होंने डिफाइन किया है कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है कि एक नरेटिव दैट कैन बी रीड एट वन सिटिंग ऑफ फ्रॉम 1/2 आवर टू 2 आवर्स। 1-2 घंटे के अंदर एक ही सिटिंग में जो हम पढ़ लें, है ना, नरेटिव एक नरेशन दी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उसका मतलब लिमिटेड टू सर्टन यूनिक एंड सिंगल इफेक्ट होता है जो कि हम क्या करते हैं, विच एवरी डिटेल इज सबॉर्डिनेट होती है। ये हम इतना जान लें कि शॉर्ट स्टोरी, अब शॉर्ट स्टोरी के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं कि भाई शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे कि कैसे जो टीचर है बहुत सारी एक्टिविटी करवा के शॉर्ट स्टोरी मतलब कि एक तरीके का इंटरेस्टिंग तरीका अपना रहा है वो क्या करने के लिए, वोकेबलरी को इनरिच करने के लिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन किसी ने दी है कि भाई हाँ, एक नरेशन होती है जिसमें क्या करता है ये व्यक्ति रीड करता है, एक ही सिटिंग में 1-2 घंटे ही लगते हैं और एक सर्टन यूनिक सिंगल इफेक्ट होता है। सर्टन यूनिक मतलब एक तरीके का एक ही बार में हमें कुछ चीज़ पता चलती है उसके बारे में, स्टोरी के बारे में, उसकी डिटेल के बारे में, है ना, क्या सही है क्या गलत है उसमें पता चलता है। और एक तरीके का ये सूटेबल आइडिया जो है वो हम स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये बात ही इसमें बोली गई है। और सिंस इट इज़ अ शॉर्ट, अब ये बोल रहे हैं कि जो स्टोरी जो होती है वो शॉर्ट होती है,
इसीलिए वो सिंगल इफेक्ट देके जाती है, मतलब कि सिंगल इफेक्ट मतलब गिविंग अ सिंगल इफेक्ट, मतलब एक ही बार में आपको मिल जाता है सारा सिस्टम। और देयर आर वन प्लॉट, प्लॉट वन होता है। प्लॉट क्या होता है, जिसमें हमारा जो कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, उसका मिडल क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या चला, फिर उसका राइजिंग एक्शन क्या हुआ, फिर उसका डाउनफॉल क्या हुआ, फिर उसके बाद एंड कैसे हुआ। प्लॉट ये कहलाता है किसी भी स्टोरी का। तो कह रहा है कि वन प्लॉट मतलब कि थोड़ी लिमिटेड ही होगा, फ्यू करेक्टर्स, ज़्यादा करेक्टर नहीं होते इसमें, और ना ही डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कोई भी सेटिंग का। थोड़ी सी ही डिस्क्रिप्शन होती है। सेटिंग मतलब कि कोई भी लोकेशन, किसी भी स्टोरी की लोकेशन होती है, उसको हम सेटिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसका एक सिंगल इफेक्ट होता है कि मतलब कि शॉर्ट टाइम में हम कोई सिंगल चीज़ सीख रहे हैं, और उसके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादा उसको एलेबोरेट नहीं किया होता, सेटिंग भी डिटेल नहीं होती, फ्यू करेक्टर्स होते हैं, प्लॉट भी थोड़े होते हैं, और इट इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट। बच्चों के लिए ये ईजी रहेगा स्टोरी लाइन को पढ़ना या फिर फॉलो करना। क्या होता है कि इतना नोबल, नोबल क्या होता है, नोबल जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, वर्ड लिमिट इसकी बहुत ज़्यादा होती है ना। बट शॉर्ट स्टोरी एक तरीके की वन सिटिंग में आपकी हो जाती है, जिसमें हम रीड करते हैं। बच्चे को ये एक तरीका हो सकता है उनको, उनके अंदर ये डेवलप करने का, ताकि वो राइटिंग कर सके शॉर्ट स्टोरी की। यहाँ पे यही है इसका मीनिंग। अब और इस पे अगर हम जाएं तो शॉर्ट स्टोरी को बताया गया कि भाई शॉर्ट स्टोरी क्या है, एक मॉडर्न वो है, क्या कहते हैं, मॉडर्न प्रोज फॉर्म है। प्रोज फॉर्म मतलब कि एक कहानी का एक नया तरीका, नया मॉडर्न, है ना। शॉर्ट स्टोरी एक नया इजाद किया हुआ एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, लिटरेरी वर्क चेक करते हैं। स्टोरी बिकम इंटरेस्टिंग थिंग जब क्या होता है, पीपल उसके बारे में रीड करें या फिर उसके बारे में बातचीत करें। काम क्या होता है स्टोरी का, काम यही होता है कि हमारी जो मेंटल इनरिच करना, हमारे बुद्धि में कुछ एंटरटेन करना, और साथ ही साथ हमारी मेंटल एक्सपीरियंस को इनरिच करना, बढ़ाना उसको, यही उसका काम होता है स्टोरी का। बिना मेंटल एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं मिला, आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ अलग चीज़ सामने पड़ी, तो आपका स्टोरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। स्टोरी जो आपको, आपके दिमाग को खोल के रख दे, है ना, मेंटल एक्सपीरियंस दे, और साथ ही साथ क्या करे, एंटरटेन भी करे आपको, है ना। स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपको आपके इमोशन जागृत हो जाए, मतलब कि कभी आपको कॉमेडी पढ़ रहे हो तो कॉमेडी हंसी आ जाए, या फिर कोई रियल चीज़ हो जो इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी हो या कुछ ऐसा हो जिससे हमारी मेंटल इनरिचमेंट होती है, कि हम इंटेलेक्चुअली सोचते हैं उस चीज़ को। ये फंक्शन होता है स्टोरी का। स्टोरी इज़ टॉकिंग अबाउट ऑथर एक्सप्रेशन। अब स्टोरी क्या बोलती है भाई, स्टोरी ऑथर का एक्सप्रेशन होता है। ऑथर ने जो सोचा होता है, उसके जो आइडियाज़ चल रहे थे, उसके दिमाग का कचरा, वो उसने स्टोरी में डाला होता है। अब कचरा हो सकता है, कभी कभी ये कचरा सही भी होता है, और हर वक्त ये सही नहीं होता, ठीक है ना। एनीथिंग अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस एंड कंसर्निंग ह्यूमन इमेजिनेशन। मतलब ये क्या होता है कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा होता है वो उसके रिलेटेड अपनी यूँ अपनी इमेजिनेशन ही लिखी हुई होती है उसने स्टोरी के अंदर। शॉर्ट स्टोरी क्या करती है, इनकरेज करती है बच्चों को सोचने में कि हमें कैसे होना चाहिए, हमें क्या, हमारे क्या मॉरल्स, वैल्यू, एथिक क्या होनी चाहिए, सोशल हमें कैसे रहना है, फिलोसॉफिकली एस्पेक्ट मतलब कि हमारे कैसे विचार हों, है ना, हम कैसे रहें, हमारे क्या डू और डोंट्स हैं, ये सब क्या होते हैं। शॉर्ट स्टोरी में हमें ये इनकरेजमेंट मिलती है। स्टोरी सिर्फ आपका वर्ड वोकेबलरी बढ़ना नहीं है, ये एक ओवरऑल व्यू दिया जा रहा है कि भाई आप स्टोरी के फ़ायदे, कि उसके काम क्या है, आपके मेंटल एक्सपीरियंस को बढ़ाना। एक ऑथर का एक्सप्रेशन होता है जो वो लाइफ एक्सपीरियंस को बताता है अपने, है ना। और एक तरीके का बच्चे को ये इनकरेज करती है क्या थिंक करने में, क्या सोचने में, मोरल, कि कैसे हमें मोरल बना जाना चाहिए, कैसा समाज होता है, हमें कैसे होना है ना। ये सारी एक तरीके की शिक्षा होती है स्टोरी में। अब ये क्या है, रीज़न दैट स्टोरी
शॉर्ट स्टोरी suitable for literary genre to use the English teaching due to its shortness. अब क्या रीज़न क्या है, इसको क्यों सूटेबल माना गया लिटरेरी जेनरा में, जॉनरा जो भी है, तो क्योंकि ये शॉर्ट होती है, क्रिस्प होती है, और इससे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, सटीक, शॉर्ट और बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि आज अभी हमने पढ़ के ही आए हैं कि भाई इनरिच करती है, दिमाग को खोल के रख देती है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट स्टोरी आर प्रैक्टिकल एज दे लेंथ इज लॉन्ग इनफ टू कवर इंटायरली 1 or 2 क्लास सेशंस। 2 और 3 क्लासेस के अंदर इसको कवर किया जा सकता है इसकी लेंथ के हिसाब से, शॉर्ट स्टोरी है ना। शॉर्ट स्टोरी नॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर स्टूडेंट। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। अगर वो खुद भी अकेले में भी वो पढ़ रहे हैं ना शॉर्ट स्टोरी को, उनको समझ में आएगा, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है उसमें। वर्ड्स जो होते हैं वो नेचुरल ही होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। थर्ड इसमें यही बताया गया है कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है वैरायटी ऑफ हो सकती है। भाई आपको मन है कि भाई आपका इंटरेस्ट लेवल है कि भाई आपको फिक्शन नहीं पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, आपको बायोग्राफीज पसंद है, आपको हॉरर पसंद है, आपको कॉमेडी पसंद है, आपको रोमांटिक पसंद है, कोई भी जॉनर हो सकता है आपका। वैरायटी है इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ में, रियलिस्टिक लाइफ में से रिलेटेड भी हैं और नॉन फिक्शन भी है। तो शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो वैरायटी प्रोवाइड करती है आपकी चॉइसेस के हिसाब से, आपका जो टेस्ट है, ठीक है, आपको जो चीज़ ज़्यादा लुभावनी लगती है वो पढ़िए, बच्चे के लिए एक चॉइस होती है। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो हर लेवल पे होती है, हर लेवल पे यूज़ की जा सकती है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, यंग लर्नर्स, और चाहे वो हर एक एज के बच्चे के हिसाब से शॉर्ट स्टोरी होती है। मार्केट में जाओगे तो आपको मिलेगी। तो बेसिकली जो शॉर्ट स्टोरी की जो एडवांटेजेस हैं वो गिनाई गई हैं कि भाई शॉर्ट स्टोरी आपको हर एक एज लेवल पे मिल जाएगी, एज ग्रुप की मिल जाएगी, आपका जो भी जॉनरा है, आपका जो इंटरेस्ट लेवल है उसके हिसाब से मिल जाएगी, इंटरेस्ट टेस्ट के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ये 1 से 2 सेशंस में ही कंप्लीट हो जाती है, इतनी इसकी लेंथ होती है। तीसरा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ये अपने स्पेस में भी हम पढ़े जा सकते हैं, हम अपने ओन एडवांटेज है इसके, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो लर्नर्स के लिए, अब यहाँ पे मुद्दे की बात आई है कि भाई जो शॉर्ट स्टोरी है EFL लर्नर्स, मतलब कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज जो भी है, फॉरेन लैंग्वेज है, जो भी क्या करते हैं लर्नर सीख रहे हैं, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज़ हैं जो कि टीचिंग हेल्प इन टीचिंग एंड लर्निंग न्यू वर्ड्स इफ़ेक्टिवली इन रियल कॉन्टेक्स्ट। हम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी जो न्यू वर्ड्स है उसको सीखते हैं। अगर मान लो कि आप कोई बुक लेते हो शॉर्ट स्टोरी की, या फिर कोई भी किसी भी बायोग्राफी को पढ़ते हो, तो आप उसमें कुछ वर्ड्स तो न्यू पढ़ते ही हो ना, उसको आप लिख लेते हो आप एक अपने जर्नल में, और उसको आप क्या करते हो, गूगल करते हो, तो उससे आपका जो वर्ड बैंक है वो तो बढ़ ही रहा है ना। तो आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हो, आप सेंटेंस फॉर्म करते हो, है ना। तो क्या होता है इससे हमारे जो वोकैबुलरी है वो इन्हेंस हो रही है या नहीं हो रही है। EFL लर्नर नॉट ओनली हेल्प EFL लर्नर्स, ये सिर्फ इंग्लिश सीखने वाले व्यक्ति को ही नहीं हेल्प करती है, जो लिंग्विस्टिक्सली रिच मटेरियल्स भी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, बट ऑल्सो गाइड द पर्सनल डिस्कवरी बाय ओपनिंग विंडो एंड अनदर कल्चर एंड इंकरेजिंग इंटरेक्शन। अब कह रहा है कि सिर्फ आपको ये वोकैबुलरी ही नहीं पढ़ाएगी, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी देती है। ऑब्वियसली जब हम कोई स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, डिफरेंट जॉनरा की स्टोरीज़, बायोग्राफीज़ को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है, उनके कल्चर, उनके वो कैसे बातचीत करते हैं, हमारी आंखें खुलती, सीधी सीधी बात है, हमें पता चलता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। हम
उनके कल्चर में नहीं रहते हुए फिर भी हम उनके बारे में जानते हैं। तो ये किसकी वजह से हो जाता है, हमारी शॉर्ट स्टोरी के पढ़ने के बाद। प्रैक्टिकल होती है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, और यही है, बार बार यही आ जा रहा है। अब इसकी ना, अभी तक हमने जो बात की, अभी तक जो हमने कहानी घिटपिट की, तो इसका यही मतलब है कि टीचर क्या करेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करेगा, बहुत सारे तिकड़म अपनाएगा बच्चे को शॉर्ट स्टोरी तक, शॉर्ट स्टोरी सो दैट कि वो लिखें, पढ़ें, सीखें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो डेवलप करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकता है, जो कि उनको एडवांटेज गिनवा सकता है कि भाई इसके ये एडवांटेजेस हैं। और जब वो उनको कोई टास्क दे सकता है ना। फिर हमने पढ़ा कि भाई शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो एक शॉर्ट होती है भाई, है ना। उसमें हम वोकैबुलरी सीखते हैं, कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी में हमें सिर्फ वोकैबुलरी इनरिच नहीं होती, हमारी इंटरेक्शन, हमारा दूसरों की कल्चर को जानना, एक्सपीरियंस करना, हमारे दिमाग में मेंटल इनरिच होता है, हमारा मेंटल एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। हमारे एक्सप्रेशन, जो ऑथर होते हैं, जो जिसकी भी हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, उसके एक्सप्रेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कैसा सोचता है, उसकी कैसी इमेजिनेशन है। स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, उसकी मोरालिटी, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसके हम रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टोरीज जो होती हैं वो हम अपने इंटरेस्ट लेवल पे पढ़ सकते हैं, हर एक एज ग्रुप इसको पढ़ सकता है। हम इससे सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं सीखते, हम इससे रियल लाइफ को कैसे जीना है उसको भी सीखते हैं, और इंटरेक्शन बढ़ती है। बस यही है, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा लिखा है आपको, ठीक है। अब ये है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। अब फिक्शन क्या होता है, फिक्शन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। फिक्शन होता है भाई ऑल इमेजिनरी आइडियाज़, सारा ही कुछ क्या है आपका मनगढ़ंत कहानियाँ, जिसमें आपकी सिर्फ इमेजिनेशन लग रही है, आप सिर्फ इमेजिन करते जा रहे हो और उसको ही आप स्टोरी में पिरोए जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। तो फिक्शन, ऑल फिक्शन, जैसे हॉरर हो गई, है ना, फैंटेसीज वगैरह, है ना, और मतलब इस तरह की स्टोरीज जो रियलिस्टिक नहीं है, रियल ही नहीं है, वो रियल घटना पे आधारित नहीं है, उसको हम फिक्शन कहते हैं। नॉन फिक्शन होती है जो बायोग्राफीज होती हैं, किसी की आत्मकथा हो गई, है ना, किसी ने जर्नल लिख लिया, किसी ने बायोग्राफी, रियलिस्टिक होती हैं वो जो होती है। नॉन फिक्शन जो होती है वो रियलिस्टिक होती है। अब जो एलिमेंट, मतलब कोई भी स्टोरी कौन सी रेसिपी है जिससे ये स्टोरी निर्माण हो रही है, एक तरीके का रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये रेसिपी बनने में। रेसिपी है हमारी शॉर्ट स्टोरी हमने बनानी है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब फिक्शन स्टोरी बना सकता है, बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा इन्हेंसिंग होती है, वो इमेजिन बहुत जल्दी करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोर एलिमेंट्स होते हैं, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्टोरी कर सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट, सिंगल प्लॉट लेके हम कोई भी करेक्टर्स को फॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्सपोजिशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टोरी है ऐसे ड्रॉ बनाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का यहाँ से बिगिनिंग होती है, कोई भी स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग फार्म हो रही है। तो बिगिनिंग में क्या करना पड़ता है, किसी भी राइटर को पहला स्टेप होता है एक्सपोजिशन मतलब ये एक वर्ड याद कर लेना, अच्छे से रट लेना। एक्सपोजिशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी को ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं। इंट्रोडक्शन, सेटिंग क्या होती है, कोई भी स्टोरी की लोकेशन की, नदी के किनारे या फिर, है ना, नदी के किनारे उसका घर बसा, इस तरह से। तो मतलब सेटिंग, मतलब उस जगह की लोकेशन की बात कर रहे हैं, जंगल में हम जा रहे थे, तो इस तरह से सेटिंग। सिचुएशन, कौन सी कंडीशन में है वो, है ना। मेन कैरेक्टर्स हम सोच लेते हैं एक्सपोजिशन में, मेन कैरेक्टर्स मतलब इस कहानी के जो बीच बीच में जो आते हैं ना, राधा ने राहुल को
हमारा। और इस तरह से जो राहुल और राधा है वो क्या है, करेक्टर हो गए, उनका जो नेचर है वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। इनिशियल इंसिडेंट सेट द स्टोरी इन द मोशन। अब जो इनिशियल जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट होगा वो उसकी पहला होगा, ठीक है। इनिशियल इंसिडेंट सेट द स्टोरी, स्टोरी का जो चलना है वो शुरू यहाँ से होगा, बिगिनिंग यहाँ से होगी। फिर जैसे वो चल रहा है तो वो राइज कर रहा है, ठीक है। जो भी इंसिडेंट फॉर्म किया गया है उसको राइज कर रहा है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब कि उसमें कोई घटना जो होगी वो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि आपस में कोई बातचीत हो रही है तो वो उसमें कुछ सही नहीं चल रहा, कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है, उसको हम बोलते हैं राइजिंग एक्शन, है ना। कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम हो गई स्टोरी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी कॉम्प्लिकेशन स्टोरी के अंदर आ जाना या फिर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लिकेशन कह देते हैं। या फिर है ना, इस तरह से हमने ये चार्ट बनाया कि एक तरीके का हमने क्या किया, पहला जो होता है वो हमारा एक्सपोजिशन होता है, दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा होता है, इसके साथ राइजिंग एक्शन होता है, मतलब कि एक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। स्टोरी इस तरह से इसकी एलिमेंट्स होती हैं। पहले ही स्टेप में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी के मेन कैरेक्टर, सेटिंग, सिचुएशन बनाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, कि उस इवेंट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही हैं, हम उसकी डिस्कशन करते हैं। मिस्टेक मेड बाय प्रोटैगनिस्ट फेस some sort of the crisis that cause them change in the some way। जो भी कहानी में जो पात्र हैं, है ना, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दो धड़ होंगे, एक से ही स्टोरी नहीं बनेगी, दो धड़ होंगे, वो 3 करेक्टर होंगे, है ना। उसमें साथ जो राइजिंग एक्शन है, मतलब कि इस कहानी में जो वो हो रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, वो टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें चेंजेस लाने के प्रयास किए जा रहा है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको सॉल्व भी करेगा वो, है ना, जो करेक्टर होगा। तो क्या करेगा, इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बिगिनिंग होती है स्टोरी की, राइजिंग एक्शन होता है, फिर यहाँ पे मिडल में जाके क्या होता है, क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स उस स्टोरी का कि वो कोई भी प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो उसको क्या कर रहा है, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ना। क्लाइमेक्स आता है। उसके बाद हमारा द पॉइंट हाईएस्ट इंटरेस्ट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉइंट विद मोस्ट एक्शन, मतलब कि अब उसको उस कॉन्फ्लिक्ट जब वो कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट करते करते क्या हुआ, उसको क्लाइमेक्स, उसको सोल्यूशन पता चला, क्लाइमेक्स कहलाता है। फिर उसके साथ रेजोल्यूशन, द पॉइंट व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। किसी भी स्टोरी का जब वो संघर्ष कर रहा होता है स्टोरी में तो वो सोल्यूशन ढूंढता है, वो सोल्यूशन नहीं मिल पाता उसको, तो क्लाइमेक्स कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि डाउनफॉल आता है, मतलब कि जब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना शुरू होता है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ये एक प्लॉट किसी भी कहानी का ये होता ही है कि जिसमें एक्सपोजिशन होगा, क्लाइमेक्स होगा और रेजोल्यूशन होगा। ये हमने लिखना ही है, एक चार्ट बना लेना और ये आप लिख सकते हो कि रेजोल्यूशन होता है जिसमें कहानी सॉल्व हो जाती है, मतलब कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, उसमें कोई भी लड़ाई हो रही होती है या फिर कुछ भी बननी पर 2 पार्टीज होती हैं, दोनों में जब सुलह हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो हम कहते हैं स्टोरी ख़त्म हुई। और इस तरह से हम हैप्पी एंडिंग करते हैं और अपनी स्टोरी का मोरल बताते हैं। जैसे कोई भी फिल्म देखो, है ना, जब फिल्म स्टार्ट हो रही है तो वो एक्सपोजिशन कहलाते हैं। अब उसके नीचे उसके करेक्टर्स आ जाते हैं कि ये व्यक्ति ने ये वाला रोल किया है, उसके करेक्टर आ गए, पूरी सेटिंग, पूरा लोकेशन भी बताई जाती है, फिर कहानी स्टार्ट होती है। फिर देखते हैं कि धीरे धीरे कहानी शुरू हो रही है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गई, कि 2 व्यक्ति होते, जो 2 करेक्टर्स होते हैं, उसमें दोनों में लड़ाई या फिर कोई क्राइसिस या फिर कुछ घटनाक्रम होती है। वो क्या करता है, फिर उस स्टोरी में क्या किया जाता है, वो जो मेन पात्र होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, जो क्या करता है, उस क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उसके दौरान उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन या फिर राइजिंग एक्शन, मतलब कि उस कहानी को आगे बढ़ाना। फिर देन हमारा क्या होता है, क्लाइमैक्स, मतलब कि उस स्टोरी में क्या होता है कि वो जब वो सोल्यूशन ढूंढता है तो उसको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है,
क्या करता है, वो क्लाइमेक्स की तरफ चल रहा होता है। फिर से वो क्या करता है, उस क्लाइमेक्स को मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसमें हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना जो भी कहानी है वो कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते क्या होती है, वो एक और प्रॉब्लम, जो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका वो सोल्यूशन नहीं मिल पाता। फिर वो अगेन उसको कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने की कोशिश करता है। एंड देन फाइनली दे गेट द सोल्यूशन। जहाँ पे उसको सोल्यूशन मिलता है उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। और इस तरह से जो है हैप्पी एंडिंग होती है और उस कहानी का मोरल हमें बताया जाता है। तो यही क्या होती है, आप अगर ऐसे रियल लाइफ में देखोगे, कोई भी मूवी स्टार्ट जहाँ से होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन। एंड जहाँ पे होती है उसको हम रेजोल्यूशन। और जहाँ पे वो क्राइसिस चल रहे होते हैं हम उसको राइजिंग एक्शन। फिर इसके बाद क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं। और इस तरह से हमारी जो है ये चार्ट बनता है। किसी भी स्टोरी के ये पात्र या फिर ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारी स्टोरी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तब जाके हम कोई भी स्टोरी को लिख पाएंगे। तो ये थे बेसिक्स, इस तरह से हमारी जो स्टोरी है वो बनेगी। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी को लिखने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ये तो हमने बताया कि भाई ये होना चाहिए और इस तरह से हमारी स्टोरी बन जाएगी। पर हमें पता तो हो कि क्या पहला स्टेप क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। अब देखो, कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, चाय बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें पानी इतने % चाहिए, पत्ती इतनी चाहिए, दूध इतना चाहिए, और इस तरह से हमें ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए कि ये चीज़ें हमें चाहिए क्या करने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो हमारी चाय बन जाएगी। पर हमें चाय बनानी कैसे है, स्टार्ट कैसे करनी है, तो पहली बात हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम ये वाला चीज़ डालेंगे, फिर एक मतलब एक प्रोसेस बताएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टोरी को लिखने की प्रोसेस, कि कोई भी हम स्टोरी ऐसे नहीं लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगे राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे हमने लिखना है, तो वैसे ही एट द सेम टाइम फोकसिंग ऑन द वोकैबलरी। जब देखो, शॉर्ट स्टोरी लिखने का मतलब ये है कि भाई उनकी सिर्फ हम क्रिएटिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उनकी सिर्फ मज़े के लिए, एंटरटेन होने के लिए, या फिर मेंटल इनरिच करने के लिए, या फिर उनकी फिलोसॉफिकल नीड्स या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर उनको कोई मोरल बताने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम उनको वोकैबलरी पे फोकस करते हुए हम किसी भी शॉर्ट स्टोरी को इनवाइट कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट स्टोरी उनके सामने रख सकते हैं कि बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है। टीचर कैन मेक यूज़ ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अब टीचर को बताया जा रहा है कि भाई ये चीज़ें करवाओ, तब जाके आपकी स्टोरी बन पाएगी। ये सिर्फ ना सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ये एक राइटर के लिए भी यही स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है ऑफ आइडियाज़। हमें सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है कि अपने दिमाग को अटेंटिव रख के हम क्या करते हैं, कोई भी आइडिया सोचते हैं। हम अब मैं जब बोल रही हूँ तो मैं कोई ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, कॉन्शियसली सोच के। और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एक जगह बैठ जाओ और फिर बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर आते हैं। अब बहुत सारे आइडियाज़ को सबको नहीं हमको इनवाइट करना, हमें क्या करना है, कोई भी स्टोरी बनाते समय हमने सबसे पहला तो है कि कोई भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किसकी, प्लॉट की। कम अप विद प्लॉट, थिंक अबाउट द व्हाट इज़ द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अबाउट। मतलब कि क्या करना है कि पहला स्टेप होना चाहिए कि आप सोचो कि कौन सी स्टोरी आप बनाने जा रहे हो, किस टाइप की होगी, है ना, और कैसी होगी वो, है ना, उसमें क्या होने जा रहा है, उस स्टोरी में क्या होगा, आप सोचो। फिर दूसरा, उस स्टोरी में आपने स्टोरी सोच ली, फिर उसके बाद आपने उसके करेक्टर्स डेवलप करने हैं कि इस करेक्टर, मतलब इसमें हम एक राधा बना रहे हैं, एक श्याम बना रहे हैं, और इस तरह से हम उसमें करेक्टर सोच लेंगे, मेन करेक्टर कौन होंगे, ठीक है, विलेन कौन होगा, फ्रेंड कौन होगा, और उनकी मम्मी पापा कौन होंगे। इस तरह से हम करेक्टर बना लेंगे। करेक्टर चाहे कोई भी हो सकता है, एनिमल और या फिर ह्यूमन।
ठीक है। मेन करेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके करेक्टर इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट्स क्रिएट अ करेक्टर मेक अ प्लॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, इंस्पिरेशनल फ्रॉम रियल पीपल। ठीक है, हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन वाला ही करना है, हमें किसी से इंस्पायर भी हो सकते हैं, उससे इंस्पायरिंग करेक्टर भी ले सकते हैं। क्रिएट अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो कोई भी स्टोरी के हमने मेन करेक्टर सोच लिया, स्टोरी सोच ली, अब उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होना चाहिए। वो किसी के लिए वो यत्न कर रहा है, मतलब कि वो मेहनत स्ट्रगल कर रहा है, तो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमें डेवलप करना है उन दो पार्टीज़ में। एवरी शॉर्ट स्टोरी शुड हैव द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी शॉर्ट स्टोरी होगी ना, उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, बिना कॉन्फ्लिक्ट के स्टोरी आगे प्रोसीड ही नहीं होगी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो फिर क्यों ही हमने स्टोरी बनानी है, नो। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो उसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है। पिकअप इंटरेस्टिंग पिक एन इंटरेस्टिंग सेटिंग। अब ये बोला है कि इंटरेस्टिंग सेटिंग मतलब कि एक लोकेशन ढूंढो जहाँ से ये स्टोरी शुरू हो रही है। तो ये वही है कि हम क्या करेंगे, कोई भी सेटिंग मतलब कि लोकेशन बनाने के लिए इवेंट, वेयर द इवेंट और शॉर्ट स्टोरी टेकिंग प्लेस। जो भी स्टोरी हम जहाँ पे भी टेक प्लेस करना चाहते हैं, चाहे वो केरला में, केरला के वो तटीय इलाका, या फिर लेह लद्दाख से शुरू हो रही है कोई भी स्टोरी, तो इस तरह से हम कोई भी लोकेशन उस स्टोरी में बिल्ट कर सकते हैं। विजुअलाइज करना, जब भी हम मतलब जब भी उस स्टोरी को हम बताने की कोशिश करें, स्टार्ट करें, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को वो विजुअलाइज कर पाए उसको, हाँ यार ऐसा होता होगा या फिर ऐसा है। विजुअलाइज करना, अगर कोई भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो विजुअलाइजेशन डेवलप होगी। ये क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी स्टोरी का। यूजिंग टू मैनी सेटिंग्स कंफ्यूज रीडर। अब एक स्टोरी की बात कर रहे हैं हम लोग, अब स्टोरी शुरू हो रही है केरला की, तो हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोरी केरला से शुरू हुई, केरला के रिलेटेड कल्चर हमने उसमें ओनम लगाया, उसके रिलेटेड हमने उनके जो पात्र हैं, पात्र भी उनके रिलेटेबल होने चाहिए, उनके कल्चर से रिलेटेड होने चाहिए, उनके वर्ड्स जो नेम्स होते हैं उनके टाइप्स के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। देखो बहुत सारा खिचपिच हो जाएगा स्टोरी में। थिंक अबाउट द पर्टिकुलर थीम। अब थीम के बारे में सोचना है, इसकी थीम क्या रहेगी, है ना। एक्सप्लोर मैनी स्टोरी सेंटर ऑन थीम। एक्सप्लोर इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नरेटर and main character, brought the like love, desire, loss. Think about it and form from the point of view of main character. मतलब एक तरीके का आपको थीम पे चलना है, एक ही थीम होनी चाहिए। प्लान द इमोशनल क्लाइमेक्स जो होगा किसी भी स्टोरी का, वो एकदम मार्मिक होना चाहिए, मतलब कि किसी को वो देख कर ऐसे मतलब इमोशंस बाहर आए, चाहे उसको गुस्से वाला इमोशन आए, चाहे वो प्राउड वाला इमोशन आए, चाहे उसको कोई भी इमोशंस आ सकता है, ऐसा इमोशन डेवलप हो, ताकि या फिर ऐसा स्टोरी में होना ही चाहिए। कोई भी मूवी होती है उसमें जो क्लाइमेक्स होता है वो बहुत ही ऐसे झकझोर करने वाला होता है, तो कोई भी स्टोरी हम बना रहे हैं तो उसमें क्लाइमेक्स डालो जहाँ पे एक हाई पॉइंट हो, जिसमें मेन जो करेक्टर है उसका हाईएस्ट पॉइंट हो, इमोशन, वो इमोशनली कुछ रेज कर रहा है, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ किसी के साथ, है ना। ठीक है। फील ओवरवेल्म्ड, ट्रैप्ड, डेस्परेट, इवन आउट ऑफ कंट्रोल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेक्स डाल सकते हैं स्टोरी के अंदर, सो दैट कि जो मेन करेक्टर है वो इस तरह से फील करे वो मोमेंट। ठीक है। तो ये होता है स्टोरी में। थिंक ऑफ एन एंडिंग विद ट्विस्ट एंड सरप्राइज। मतलब जो होता है ना, मतलब कि मान लो कि एक गाड़ी चल रही है, चलते 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 वो पहाड़ के उसमें आ गई, पहाड़, और इसके नीचे खाई है, तो क्या होता है कि वो जो गाड़ी होती है, जैसे वो नीचे गिर जाती है तो वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, जो मेन करेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं लटक जाते हैं किसी पहाड़ी पे या फिर कहीं, वो बच जाते हैं। तो एक तरीके का क्या होता है कि
थिंक ऑफ एन एंडिंग विद अ ट्विस्ट एंड सरप्राइज। तो मतलब ये स्टोरी, मतलब कि ऐसा लगता है कि यहाँ से रोड है, ये रोड है, ये रोड जो है यहाँ से वो गाड़ी जा रही थी, गाड़ी जाती जाते ऐसे पहाड़ के नीचे गिर गई, और जब पहाड़ के नीचे गिर गई तो लगता है कि वो लोग मर गए होंगे, है ना। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट के साथ हमें हमारे सामने आ जाती है कि भाई बच गया वो, है ना। तो इस तरह से वो एक ट्विस्ट लाती है, सरप्राइज लाती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एन एंडिंग दैट विल लीव योर रीडर सरप्राइज, शॉक्ड, इंटरगिव। मतलब एक तरीके का क्या होता है कि सरप्राइज फील होता है या फिर शॉक हो जाता है व्यक्ति, ओ माय गॉड व्हाट इट हैपेंस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अवॉइड ऑब्वियस एंडिंग, मतलब कि अवॉइड करो कि जो हमें पता ही होता है ना, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये दोनों मिल जाएंगे, इसके बाद हैप्पी एंडिंग ख़त्म। ऑब्वियस एंडिंग वाली मत करो, ऐसा ट्विस्ट उसमें डालो सो दैट कि पढ़ने वाले को मतलब शॉक ही हो जाएगी, ऐसी कोई एंडिंग हो सकती है, वेयर द रीडर कैन गेस एन एंडिंग बिफोर इट हैपन्स। मतलब कि वो अभी स्टोरी ख़त्म भी नहीं हुई है और वो गेस कर ले, ठीक है। ऐसी ऐसी स्टोरी में क्लाइमेक्स नहीं डालना, मतलब ऐसा ट्विस्ट नहीं डालना, ऐसा सरप्राइज नहीं डालो। सेकंड स्टेप हमारा आता है, अभी तक हमने क्या किया है कि स्टोरी में हम ब्रेनस्टॉर्म क्या करेंगे, सिर्फ हम सोच रहे हैं आइडियाज़ दिमाग के अंदर, प्लॉट को बनाना है। प्लॉट वही होता है जिसमें हम एक्सपोजिशन, रेजोल्यूशन, क्लाइमेक्स जो भी है हमारे, फोकस ऑन करेक्टर, करेक्टर को सोचते हैं, फिर हम इंटरेस्टिंग सेटिंग को भी इसमें चैनलाइज करते हैं, थीम के ऊपर सोचते हैं, इमोशनल क्लाइमेक्स होना चाहिए, एंडिंग जो होती है वो ट्विस्ट के साथ होनी चाहिए। ये हमारे स्टेप्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, सिर्फ हम सोच रहे हैं दिमाग के अंदर। एक राइटर जब स्टोरी लिख रहा होता है ये सब पहले सोच लेता है, फिर जाके वो क्या करता है, स्टोरी को लिखता है। अब देखो, हम डायरेक्टर जो है वो बुक में नहीं लिख देंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे। कोई भी बिल होता है वो ड्राफ्ट होता है पहले, जब तक उस पर साइन नहीं होते तब तक वो एक्ट नहीं बना होता, तब तक वो ऐसे लिखा ही होता है, ड्राफ्ट ही होता है। क्रिएटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, मेगा प्लॉट आउटलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे हम, ठीक है, अच्छे से 5 पार्ट्स में। इसमें हम एक्सपोजिशन, इंसिडेंट, इंसाइटिंग इंसिडेंट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, ये इस तरह से एक चार्ट होता है, मैं बना ही देती हूँ। इसमें हमारा एक्सपोजिशन होता है, एक्सपोजिशन मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, देन हमारा क्राइसिस चल रहे होते हैं, राइजिंग एक्शन होता है, राइजिंग एक्शन, फिर हमारा क्लाइमैक्स यहाँ से आता है, फिर हमारा फॉलिंग एक्शन, मतलब कि अब हमारा जो है रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व होते होते हमारा एंडिंग पॉइंट, रेजोल्यूशन। तो ये हमारा जो होता है वो चार्ट होता है किसी भी प्लॉट का। तो ये हमारे, आप ये एक्सपोजिशन लिखोगे और उसमें आप मेंशन करोगे कि ये करैक्टर मैंने यूज़ किए हैं, फिर उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा उसको बाकायदा आप लिखोगे, फिर उसके बाद आप राइजिंग एक्शन लिखोगे कि क्या अब स्टोरी में कहाँ पे वो सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, फिर हम क्लाइमैक्स के बारे में लिखेंगे कि अच्छा उसने सोल्यूशन ढूंढ लिया पर वो फेल मार गया, फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन कि क्लाइमैक्स को फिर से तैयार होता है, फॉलिंग एक्शन, फिर रेजोल्यूशन। इस तरह से हमारा ये चार्ट बनेगा। कोई भी शॉर्ट स्टोरी को लिखने के लिए हमें 5 स्टेप्स की ज़रूरत होती है, इसमें वही लिखा है, एक्सपोजिशन, इंसिडेंट, इंसाइटिंग इंसिडेंट एंड राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शंस, रेजोल्यूशन, यूज ऑफ आउटलाइन रेफरेंसेस, गाइड एज यू राइट द स्टोरी, क्लियर बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल और एंड अच्छे से होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा, क्रिएट एन एंगेजिंग ओपनिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि जब स्टोरी आपकी शुरू हो रही है तो आप उसमें क्या कर रहे हो, जो भी देख रहा है आपकी स्टोरी को यहाँ पर पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, आप जो रीडर है वो इंगेज्ड होना चाहिए, मतलब कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि आगे वाली लाइन पढ़ूँ, मैं आगे वाली लाइन पढ़ूँ, इसमें क्या क्या है, क्या है। तो वो मतलब इंगेजिंग होनी चाहिए, एक तरीके का जो रीडर है उसकी अटेंशन ग्रैप होनी चाहिए, ताकि वो इधर उधर ना देखे, उसमें फोकस करे, मेन कैरेक्टर की तरफ जाए, और फिर उसको सेटिंग भी अच्छी लगे। पहला पैराग्राफ जब वो पढ़े तो उसको कैची क्या कहते हैं, कैची हमारा टैगलाइन हो, कैची हमारी टैगलाइन हो, या फिर हम क्या कह रहे हैं कि
जो है हमारी जो स्टोरी स्टार्ट जहाँ से हो रही है वहाँ पे एक इंटरेस्ट आवे बच्चे को। स्टिक टू वन पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक रहना। कोई भी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं तो पहला पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टे विद वन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। दिस हेल्प्स टू रीडर, जो क्या करेगा, एक पर्सपेक्टिव बनाएगा आपका कि रीडर जो है, जो लिखने वाला राइटर है, उसकी जो सोच है वो एक तरफ मोड़ रही है आपको कि ऐसा करना चाहिए। तो आपको एक क्लियर कट, आपको एक ही पर्सपेक्टिव लेके चलना है, 2-3 धड़ में नहीं बांटना है आपको, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ट्राई द राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये आप कर लेना। यूज़ डायलॉग्स टू रिवील द करेक्टर, डायलॉग यूज़ करो ताकि हम जो नए नए करेक्टर्स हमने बनाए हैं 5-6 जो भी हैं वो उसको रिवील करना, फर्दर द प्लॉट। इस तरह से एंड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिविलेशन, realization does not have the major or obvious, it subtle, it can be subtle, where you character are beginning to change the see things differently। ये छोड़ो, नेक्स्ट इसमें आता है पॉलिशिंग द ड्राफ्ट। अब आपने बना ली है तो अब क्या करना है, आपने ये सब, ये जो थोड़े पॉइंट्स थे ना इसमें, जिसमें आउटलाइन बनानी है, इंगेजिंग ओपनिंग होनी चाहिए, एक ही पर्सपेक्टिव लेके चलना है, आपने जो करेक्टर्स है वो डायलॉग के थ्रू क्या करना है, उसको सामने लाना है ऑडियंस के। इस तरह से एंड विद रियलाइजेशन, कोई व्यक्ति अगर करेक्टर उसमें डाला गया है तो उसको रियलाइज़ हो रही है कोई चीज़, जो भी पढ़ने वाला है उसको भी रियलाइज़ हो रही है यार ऐसा होना चाहिए, रियलाइजेशन कहलाता है। तो थर्ड स्टेप आपका रहेगा पॉलिशिंग द ड्राफ्ट, मतलब कि अपना जो ड्राफ्ट बना लिया है आपने, लिखा हुआ है, उसको अब बोल के बताना है सबको। रीड द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी अलाउड, मतलब ये क्या करना है कि लिसन टू हाउ ईच सेंटेंस साउंड। अब देखो स्टोरी आपने बना ली, उसमें करेक्टर डाल लिए, आपने उसको लिख भी लिया, अब आपको बोल के देखना है कि भाई इसमें सूटेबल तो है, सेंटेंस फॉर्मिंग तो अच्छी है। अब आपने लिटरेरी वर्क करना है इसमें, इसमें आपने सोचना या फिर लिखना, ये आपने सोच लिया। अब आपने क्या करना है कि इसमें साउंड करेक्ट करना, अपना साउंड फील गुड हो रहा है, डायलॉग्स अच्छे से डिलीवर हो रहे हैं, पंचुएशन मार्क्स अच्छे से यूज़ हो रही है, स्टोरी जो है वो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में अच्छे से फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर ऑकवर्ड फ्रेजेस आपने यूज़ कर ली हैं, अंडरलाइन, मतलब एक तरीके का आपको क्या करना है उसको, डिक्शन जो होती है मतलब कि एक टोन आपकी क्या है, टोन, इस तरह से आप उसमें क्या कर रहे हो, स्टोरी में उसको पॉलिश कर रहे हो, अपने ड्राफ्ट को पॉलिश कर रहे हो। नोटिस करना है कि स्टोरी में जो प्लॉट आउटलाइन किया गया है वो सही तो चल रहा है ना, फॉलो अप सही तो है, क्लियर कॉन्फ्लिक्ट शो हो रहा है जो करेक्टर्स हैं उसमें। रीडिंग द स्टोरी अलाउड, मतलब अलाउड क्या होता है कि बोल बोल के, ऐसे मॉडल रीडिंग करती है ना टीचर, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जोर से बोलेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारी जो स्पेलिंग है, जो भी हमने जिस तरीके की हमने लिखी होगी, स्पेलिंग पता चलेगी, ग्रामर पता चलेगी, पंचुएशन एरर जिसमें हमने बात की कि अगर हमने डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं उसमें हमने ये यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन वाओ यूज़ किया है वर्ड का, तो हम उसको प्रोनाउंस अच्छे से कर पा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, हम क्या उसको डायलॉग, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, उसने उससे कहा, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पंचुएशन मार्क्स अच्छे से यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब हम रीड करके पता चलेगा। रिवाइज द शॉर्ट स्टोरी फॉर क्लैरिटी एंड फ्लो, अब हमने रिवाइज करनी है अपनी शॉर्ट स्टोरी को, किसके लिए, ताकि हमें पता चले कि क्लियर कट उसमें अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। तो जनरल रूल यही होता है कि कोई भी स्टोरी हो उसके वर्ड्स कितने रहने चाहिए, 1000 से लेके 7000 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये एक आपका 1 से 10 पेजेस तक ही इसका हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है, नॉवल नहीं बनाना हमें। बी ओपन टू कटिंग सीन्स एंड रिमूविंग सेंटेंस, हमें जब हमने ड्राफ्ट बना लिए हैं, कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा लग रही हैं उसको कट कर सकते हैं सीन्स को, ऐसा नहीं है कि हमें सारे ही सीन रखने हैं, कुछ सेंटेंस रिमूव कर सकते हैं ताकि स्टोरी जो है शॉर्ट हो जाए। एंड टाइटन योर स्टोरी,
इस तरह से हम डिटेलिंग जो है, जो डिटेलिंग देते हैं, ओनली इंक्लूड द डिटेल एंड मूवमेंट ऑफ एब्सोल्युटली एसेंशियल। हमें वही मोमेंट डालने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रीडर को पढ़ने के लिए, जो हम बताना चाहते हैं अपनी स्टोरी के थ्रू। कम अप विद इंटरेस्टिंग टाइटल, ये हम बोल रहे हैं, कैची टाइटल होना चाहिए। कैची टाइटल मतलब कि पढ़ते ही ऐसा लगे कि हाँ वाह क्या बात है, ये स्टोरी पढ़ने का मन कर रहा है। टाइनी टीचर, द लास्ट लीफ, आपने सुनी होगी, द लास्ट लीफ। तो आपको एक कैची टाइटल लग ही रहा होगा ना कि लास्ट लीफ, मतलब कि ऐसी कोई लीफ है जो लास्ट है बची, मतलब इसके साथ आपको कुछ एक मीनिंग भी थ्रो कर रहा है। इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए आपकी स्टोरी का, जो इंटरेस्ट डेवलप करे रीडर के दिमाग के अंदर और आपको कनेक्ट करने की कोशिश करे। लेट अदर रीड एंड क्रिटिक योर स्टोरी। अब देखो, हमने अकेले ही एक कमरे के अंदर बंद करके हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, करैक्टर लिख लिए, हमने ड्राफ्ट भी बना लिया और रीड करके भी देख लिया, आपको अच्छी लग रही है, आपको उसके कैची टाइटल्स भी लग रहा है। जब तक आप दूसरों से पढ़वाओगे नहीं, तब तक आप कैसे जान पाओगे कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा। जो आपसे बेहतर है इसमें लिखने में, तो आप उनसे क्या करो, क्रिटिक लो, मतलब एक तरीके का रीड करवाओ, अप्रिसिएशन करवाओ, अपनी लिटरेरी अप्रिसिएशन करवाओ कि उसमें बताओ, वो आपको बताएंगे कि भाई आपकी स्टोरी में ये मेटाफर लगना चाहिए था, इसमें ये फ्रेजेस यूज़ होने चाहिए थे, या फिर आपका जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत कम है। इस तरह से हम फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं उसको पढ़वाइए, आस्क देम, और हमें फाइंड आउट करिए कि उसमें इमोशनली मूविंग एंड इंगेजिंग क्या रहा आपकी स्टोरी में, क्या इवोकिंग था। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीजिए, बी ओपन, मतलब ये आपको ऐसे घबराना नहीं है, आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना यार मेरी स्टोरी मैंने इतनी अच्छे से बनाई थी और इसने क्या बोल दिया, सड़ी सी बनाई है। तो एक तरीके का आप ओपन रहिए उसके लिए, क्योंकि जितना आप लोगों से पढ़वाएंगे आपको वो उतना ही बैक टू मिलेगा, आपको स्ट्रेंथन मिलेगा, आपकी स्टोरी लिखने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये थे हमारे जो है एक तरीके का रेसिपी ऑफ मेकिंग द स्टोरी, किस तरह से हम स्टोरी को बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज़, कम अप विद प्लॉट सोचिए, करैक्टर को सोचिए, करैक्टर कैसे रहेंगे, इंटरेस्टिंग सेटिंग्स को दीजिए, थीम पर ध्यान दीजिए, कैसी थीम आपने यूज़ की है, इमोशनल क्लाइमैक्स होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए, एंडिंग में ट्विस्ट के साथ आपकी स्टोरी ख़त्म होनी चाहिए। पहला ड्राफ्ट बनाइए, सेकंड स्टेप होता है कि भाई आपको आउटलाइन करना, आपका प्लॉट है ना बराबर होना चाहिए, सारा कुछ इंगेजिंग होना चाहिए, आपका जो स्टार्टिंग है वो इंगेजिंग ओपनिंग होनी चाहिए उसकी, आपका एक ही पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव ना हो। डायलॉग डिलीवरी जो है वो आपकी डायलॉग्स के थ्रू आपको अपने कैरेक्टर्स को भी क्या करना चाहिए, सामने लेके आना चाहिए, और आपकी जो भी आपकी स्टोरी है उससे आपको रियलाइज़ हो कुछ, है ना। थर्ड वन इज़ पॉलिशिंग द ड्राफ्ट, बोल के जोर से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से सेंटेंसेस में नहीं चाहिए थे, कौन से साउंड अच्छे से आ रही है, डायलॉग डिलीवरी कैसी चल रही है, ऑकवर्ड सेंटेंस तो नहीं यूज़ कर लिए मैंने। शॉर्ट स्टोरी को रिवाइज़ करने के लिए, उसकी क्लैरिटी और पाने के लिए, या फिर फ्लो बने उसको रिवाइज़ करिए। इंटरेस्टिंग टाइटल सोचिए उसके लिए, लेट अस किसी से पढ़वाइए अपनी स्टोरी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टोरी को लिख सकते हैं। अब हम कैसे हमने तो ये बात की कि भाई स्टोरी को कैसे लिखना है, क्या स्टेप्स रहेंगे, स्टोरी के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, या फिर हमने बात की कि स्टोरी होती क्या है, कैसे लिख सकते हैं, प्लॉट क्या होता है किसी भी स्टोरी में, ये सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। अब हमें मोटिवेट कैसे करना है उनको, बच्चों को, बच्चे लिखने के लिए मोटिवेट हों। तो पहली तो बात इसमें यही होती है कि इनकरेज करना बच्चे को। ये तो बेसिक आपको भी पता होगा कि बच्चे को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, जब हम उनको रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, एज अ सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो लिखने में।
सबसे पहला तो यही काम होता है टीचर का, फॉरमोस्ट काम होता है कि मोटिवेट करना, ताकि वो एक अपनी जर्नी तो शुरू करें लिखने की, कोई भी स्टोरी को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जितना भी उनको आता है ना। फिक्शंस उनको लिखने के लिए बोले। देखो, जो हम सब जानते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है बड़ों से भी। बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं कोई भी चीज़ को, कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर्स उनको बहुत ज़्यादा होते हैं इन थर्ड पर्सन। तो वी ऑल नो कि स्टूडेंट्स आर नेचुरल स्टोरी टेलर्स। नेचुरली उनके अंदर वो खुद से बना लेते हैं। उनको ये भी होता है कि यार वाह, और क्योंकि उन्होंने अपनी दादियों और नानियों से यही तो सुनी होती है स्टोरीज ही, खुद से भी वो ऐसे, अगर उनको बोलोगे कि कोई स्टोरी बताओ तो वो बताने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे हम उनसे सीख सकते हैं, उनको एक दिशा दे सकते हैं, है ना। पेपर इन सिंपली मैटर ऑफ स्टडिंग गुड मॉडल्स एंड इमिटेटिंग व्हाट दोज राइटर डू। एक तरीके का हम क्या करते हैं, मॉडल स्टोरी बच्चे को बता सकते हैं कि इस तरह से हमें स्टोरी को लिखना चाहिए, इस तरह से बच्चे उससे रिलेट कर पाएँ स्टोरी से, है ना। बच्चे को इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट ऑफ टू गुड राइटर्स। हमें बच्चे को स्टोरी लिखवाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, तो हमें उनको बताना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, बहुत सारी स्टोरीज जो हैं इस व्यक्ति ने लिखी है, या फिर आपकी इनकरेज करें उन्हें कि कैसे हम शॉर्ट एनेक्डोट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। विल ग्रो द मोर कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़। अब जैसे उनको बोलो कि कोई भी अपने मन से पहले वो बोलेंगे तभी तो वो लिख पाएंगे ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले उनको इनकरेज करो क्लास के अंदर कि भाई आप कोई भी स्टोरी आप रैंडमली अपनी फिक्शनल बना सकते हो, तो आप कोई भी स्टोरी बताओ, तो कॉन्फिडेंट उनके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कुछ, है ना। शॉर्ट होने चाहिए, है ना। टीचर शुड शेयर देयर ओन स्टोरीज इन द बेस्ट वे टू बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर अपनी कुछ स्टोरी बता सकता है कि मैं ऐसे करती हूँ, या फिर मैं ऐसा, एक दिन ऐसा हुआ, मैं ऐसा हो गया। तो एक तरीके का क्या होता है कि इससे टीचर का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, स्टूडेंट के साथ बन रहा है। गिव द स्टूडेंट एक्सपोजर ऑफ स्किल ऑफ नरेटिव राइटिंग। एक्सपोजर अब कैसे देंगे टीचर, बहुत सारी कंपटीशन करवाएगी क्लास के अंदर, ठीक है। जो अच्छे लिखने वाले बच्चे होंगे उनको अपने आप मोटिवेशन मिलेगी, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। यूजिंग द पेयर शेयर टेक्निक। थिंक पेयर शेयर टेक्निक मतलब कि एक तरीके का 2 पेयर बना दो और बोलो कि तुम सोचो स्टोरी के बारे में। 2 पेयर बना के, 2 लोग हैं तो 2 लोग के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होगी। एक तरीके का गेम खिलवा दो, है ना, वो और इंटरेस्टिंग बन जाती है। राइटिंग कंपटीशन, हमने बात की कि भाई राइटिंग कंपटीशन करवा दो, इससे बच्चे की स्पिरिट भी बढ़ेगी, भाई हाँ मेरे को भी अच्छा लिखना है, ये बच्चे को प्राइज़ मिला है इस बार, मैं अगली बार लाऊंगा। इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग की टेम्पलेट्स बांटो बच्चों को, कंप्यूटर से निकलवा के कोई भी पिक्चर होनी चाहिए उस पर, और साथ में लिखो कि इस पिक्चर के रिलेटेड कुछ लिखो। कुछ बहुत सारे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बोलेंगे कि इस पिक्चर को देखो और कुछ लिखो, है ना। इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन करवा सकते हैं। एक्नॉलेज द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय डिस्प्लेइंग द स्टोरीज ऑन द क्लास बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, उसमें क्या करना है, बच्चे के एफर्ट्स मतलब डिस्प्ले करो, जो भी उसने लिखा है या फिर उसकी जो क्रिएटिवनेस है, एक्नॉलेज करो उसको। जब तक हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते ना, तो बच्चे को वो नहीं, बूस्टअप नहीं मिलता। पब्लिश वीकली एंड मंथली न्यूज़लेटर्स और मैगजीन्स। मतलब स्कूल में अंदर बच्चे को अगर राइटिंग लिखवा रहे हैं तो उसकी पब्लिश करो ना मैगज़ीन के अंदर, सो दैट कि उनको बूस्टअप मिले, रिवार्ड दो। वही रिवार्ड एंड पनिशमेंट यहाँ पे काम करती है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं स्टोरी के भाई, इससे बच्चा क्रिएटिवनेस उसकी बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, रीडिंग करने की, है ना, बहुत सारी इंजॉयबल होती है, अपने मन से कुछ भी लिख सकता है, आज़ादी होती है लिखने की, वोकैबलरी सीख रहा है,
रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, क्रिएटिवनेस बढ़ रही है, मटेरियल्स शॉर्ट स्टोरी में बहुत ही जल्दी बच्चा सीखता है, इंडिपेंडेंट होता है, मोटिवेशनल, इंजॉय करता है चीज़ को। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्टोरी जो होती है स्टिमुलेट करती है क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर कल्चर का पता चलता है कि इस एरिया के लोग ऐसे होते हैं, उसकी लैंग्वेज का पता चलता है। इंटीग्रेटिंग शॉर्ट स्टोरी EFL क्लासरूम में, मतलब कि हम क्या करें, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें शॉर्ट स्टोरी को इंटीग्रेट करें ताकि उनकी जो ऑथेंटिक यूज़ है लैंग्वेज का, कैसे यूज़ करना है उसको वो सीखें। एक्विजिशन बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग न्यू नॉलेज। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम स्टोरी लिख के हम प्रोफिशिएंट बन सकते हैं, हमारी रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, हम नए शब्दों को सीखते हैं जो हमें शब्द नहीं जानते थे। हम कोई कल्चर में अलग यूज़ होते हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग यूज़ होते हैं, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। वोकैबुलरी के बारे में पता चलता है कि कैसे हम इस वर्ड का कई कई स्थितियों में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेटिवली अनकॉन्शियसली हम यूज़ नहीं करते हैं कुछ वर्ड्स को, हम उसमें भी यूज़ करते हैं स्टोरी के अंदर। हम इसमें हमारी जो क्रिएटिवनेस है वो बढ़ती है, हम प्रैक्टिकल होते हैं, हमें लाइफ के बारे में ज़्यादा पता चलता है। हमें सिंटेक्स कैसे यूज़ करना है, सिंटेक्स होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फंक्शंस के बारे में पता चलता है, वर्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बारे में, सिंटेक्स के बारे में, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसके बारे में पता चलता है। तो ये थे हमारे जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरी कैसे एक बच्चे के लिए इन्फ्लुएंशियल होती हैं, वोकैबुलरी सीखने के लिए एक अच्छा ज़रिया हो सकता है। हमने सारी इसका पर्चा लहरा दिया और पढ़ लिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जो होता है ना कि मतलब कि कोई भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो शॉर्ट स्टोरी एक अच्छा माध्यम हो सकता है जिसमें हम नेचुरल वे में हम इसमें एफर्ट जो है सिर्फ स्टोरी को सोचने में लगाएंगे। उससे क्या होगा, जब सोचेगा बच्चा तो फिर वोकैबुलरी भी उसकी इनरिच अपने आप हो रही है। लो कॉस्ट है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ सोचना ही तो है, कुछ भी सोच सकते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है, बिगिनिंग हो सकती है। और ये टीचर का काम होता है कि कैसे उनको स्टोरी टेलिंग से राइटर की तरफ लेके जाना। बहुत सारे मेथड्स इसमें होते हैं, जब आप सर्च करोगे यू हैव टू नो अबाउट दैट, कैसे हम इसमें बहुत सारे फ़ायदे बहुत हैं इसके स्टोरी राइटिंग के। क्रिएटिवली टीचर ऑर्गेनाइज कर सकता है, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बूस्ट अप कर सकता है। बच्चे को मोटिवेशन चाहिए होता है, बस उनको मोटिवेशन दो, वो दबादब बनाएंगे इमेजिनेशन। तो फिक्शंस में ज़्यादा फोकस होता है, हम उनको इंट्रोड्यूस धीरे धीरे करवा सकते हैं बायोग्राफीज़ के बारे में, रियल लाइफ के बारे में। जैसे कि 15 अगस्त के बारे में लिख के लाओ, है ना, ये पिक्चर को देख के लिखो। इस तरह से छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं जिससे कि बच्चे की वोकैबुलरी इनरिच हो ही रही है। तो ये थी हमारे वोकैबुलरी की इम्पॉर्टेंस क्या होती है और कैसे जो इस शॉर्ट स्टोरी है वो एक अच्छा टूल हो सकता है किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।